वाड़ी की दीवारों में छुपा था एक अधूरा राज। 12 सालों से चलता रहा बदले का साज। छमछमी की चीख में था दर्द और प्यार। सच्चे दिल ने खोला उसके लौटने का द्वार। पाप की सांसें टूटी उसी आंगन की रात। सुबह हुई तो मुक्त हुई वाड़ी की हर जज्बात। नशे में एक आदमी अपने घर से बाहर निकलता है और अंदर सबको गालियां देने लगता है। हट, कोई नहीं चाहिए मुझे, सबको देख लूंगा मैं सबको। वो खटिया पर बैठ जाता है। एक खटिए, तू मुझे सोने देगा ना? चल मैं तेरे ऊपर ही सो जाता हूँ। ए भगवान। आदमी लेट जाता है और भेड़िए की भौंक सुनाई देती है। वो सब कुछ नजरअंदाज करता है और आराम से सो जाता है। एक मच्छर उसकी गाल पर बैठता है। वो आंखें बंद करके उसे मार देता है। थोड़ी देर बाद वो महसूस करता है कि एक और मच्छर उसकी गाल पर बैठा हुआ है। अरे क्या है यार ये मच्छर भी। जैसे ही आदमी अपनी आंखें खोलता है वो ठिठक जाता है। वो देखता है कि ठीक उसके ऊपर एक किन्नर का भूत तैर रहा है। वो हांफने लगता है जैसे पसीना छूट गया हो, पर शरीर जड़ सा हो गया हो। उसकी आंखें फैल जाती हैं। एक ही पल में उसकी आंखें काली हो जाती हैं और वो खून के आंसू बहाने लगता है। उसके मुंह से भी खून उभरने लगता है और भूत उसे एक दुष्ट मुस्कान के साथ देखती है। कुछ दिनों बाद गांव में मेले का दिन आता है। हर कोई मेले में जुटा है। लोग दुकानों में खरीदारी कर रहे हैं। कुछ लोग खाने पीने के स्टॉल्स पर स्वादिष्ट नाश्ता खा रहे हैं। बच्चे झूले और खेलों का आनंद ले रहे हैं और कुछ लोग सड़क पर जादू दिखाने वाले कलाकारों को देख रहे हैं। इसी बीच हमारी कहानी का नायक सागर मेले में प्रवेश करता है। वो शहर का आदमी है जो यहाँ के महल से जुड़ी एक रियल एस्टेट डील करने गांव आया है। अपने काम के बीच में वो मेले का मजा लेता है। वो गांव वालों की खुशी देखता है और देखता है कि कैसे सभी लोग एक साथ आए हैं। इसी दौरान उसे एक फोन आता है। हेलो। हाँ हेलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, वाड़ी का। रुको, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। सागर हाथ में मोबाइल लिए मेले से बाहर आता है। वो तेज कदमों से चलने लगता है, फोन को ऊपर उठाए हुए जैसे नेटवर्क ढूंढ रहा हो। यार ये गांव की भी यही प्रॉब्लम है, नेटवर्क मिलता ही नहीं। इसी बीच उसे एक पेड़ के पास नेटवर्क मिल जाता है और वो वहीं रुक जाता है। मिल गया। सागर जल्दी से कॉल करता है। हेलो, हाँ कुंवर साहब कहिए। मैं ये पूछ रहा था कि वाड़ी की बात बनी या नहीं। कुछ लोग आए तो जरूर थे, पर उनसे मुझे कोई रिप्लाई आया नहीं। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का समय है। महारानी जी उससे ज्यादा समय नहीं देंगी। हाँ कुंवर साहब, मैं जानता हूँ। ठीक है, मैं रखता हूँ। लगता है दूसरे क्लाइंट आ गए। सागर झूठ बोलकर कॉल रख देता है। एक बार पीछे मेले की गेट की ओर देखता है और फिर वहां से चला जाता है। सागर चाय की दुकान पर पहुंचता है और बेंच पर बैठ जाता है। अरे वाह संजू, आज तुमने दुकान लगाई। क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? तू उदास लग रहा है। 1 हफ्ते से प्यारे लाल भी नहीं आए। पिताजी नहीं रहे। क्या? कैसे और कब हुआ ये सब? उनको वाड़ी की भूत ने खत्म कर दिया। वाड़ी की भूत? छमछमी। मतलब? ये गांव के वाड़ी की भूतनी है। वो एक नर्तक किन्नर थी जिसकी मौत 12 साल पहले वाड़ी पर बसंत पंचमी के दिन हुई थी। वो क्यों? ये तो किसी को पता नहीं। बस उस समय से इस गांव को जैसे कोई श्राप लग गया। राजा साहब ने भी उसी रात अपने आप को फांसी लगा ली।
तब से वो वाड़ी शापित हो गई और वहाँ कोई नहीं बस पाया। हर साल वसंत पंचमी के पहले फसल के दिन से त्योहार तक उसकी आत्मा इसी गांव में मंडराती है। वो हर उस आदमी को अपना शिकार बनाती है जो रात के समय वाड़ी के आसपास घूमता है। प्यारेलाल के साथ क्या हुआ था? उन्होंने नशे की हालत में वाड़ी के दीवार पर पेशाब कर दिया था। माँ के चिल्लाने पर वो घर से बाहर चारपाई पर सो गए और सुबह गर्म चाय का गिलास हाथ में लिए वो सब कुछ ध्यान से सुनता है। वो पूरी तरह विश्वास नहीं करता, लेकिन जिज्ञासु जरूर है। देख संजू, प्यारेलाल के साथ जो हुआ वो बुरा था, लेकिन क्या पता इसकी वजह कुछ और हो। जिस पर घटी वो जानता है। चाय पीजिए भैया। संजू पीछे मुड़कर जमीन पर रखे टब में बर्तन धोने लगता है। सागर इसे नजरअंदाज करता है और अपनी चाय खत्म कर लेता है और फिर वहां से चल देता है। वाड़ी में सागर हॉलवे से गुजर रहा होता है जब उसे लगता है कि कोई अभी अभी उसके पीछे से गुजरा है। वो तुरंत सतर्क हो जाता है और उसी जगह की ओर बढ़ता है जहां उसने ये महसूस किया। कौन है? कौन है वहां? हेलो! जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो चौंक जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड दिव्या है। वो उसे अचानक देखकर डर जाता है। डर गए फिर से? दिव्या, तुम यहाँ कैसे? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताती तो तुम आने देते। अरे वो बात नहीं है, पर तुम यहाँ आई कैसे? कंपनी ने मेरा लीव अप्रूव कर दिया है, तो मैंने सोचा कहीं और जाने से अच्छा आपकी थोड़ी हेल्प कर दूं, ब्रोकर साहब। चलो अच्छा किया। अरे हाँ, दिस इज अ मोमेंट, हमारी पहली ट्रिप साथ में। चलो एक फोटो लेते हैं। दिव्या का चेहरा बदल जाता है। वो चिंतित दिखती है। सागर इसे नहीं देखता क्योंकि वो अपनी जेब में फोन ढूंढ रहा होता है। कहाँ गया मेरा फोन? यहीं तो रखा था। अरे छोड़ो ना, हम बाद में कर लेंगे ये सब। अरे पर फोन तो ढूंढना होगा ना, शायद वो चाय वाले के पास छोड़ दिया। चलो वहां जाकर एक बार चेक करते हैं। सागर वहां से चला जाता है और दिव्या उसी जगह खड़ी रह जाती है, उसे जाते हुए देखती है। सागर जल्दी से संजू के पास पहुंचता है और अपने फोन के बारे में पूछता है। अरे संजू सुन, मेरा फोन यहाँ रह गया था क्या? फोन? यहाँ तो आपने अपना फोन निकाला ही नहीं था। अरे तो कहाँ रह गया? अरे ठीक है बाबा, रह गया होगा कहीं। तुम तब तक मेरा फोन यूज कर लेना। अभी चलो हम चलते हैं। सागर संजू की ओर शक भरी नजरों से देखता है, फिर दिव्या के साथ वहां से चला जाता है। रात को सागर कॉल पर होता है और क्लाइंट के विवरण नोट करता है, जबकि दिव्या उसके पीछे बैठी वाड़ी के कैटलॉग को देख रही होती है। हाँ सर, मैं आपसे कल 11 बजे वहीं मिलूंगा। आप आकर मुझे इसी नंबर पर कॉल कर दीजिएगा। हाँ ठीक है। सागर कॉल रख देता है और दिव्या की ओर मुड़ता है। यार ये वाड़ी इतनी अच्छी है, इसे ये लोग क्यों बेच रहे हैं? बड़े लोगों की बड़ी बातें, मुझे इन सब से क्या मतलब होगा। मैं तो चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द बिक जाए ताकि इसके कमीशन से मुझे अच्छे पैसे मिले और फिर हम अपने घर का डाउन पेमेंट कर पाए। हो जाएगा, तुम ये कर लोगे। सागर उसकी ओर देखता है और मुस्कुराता है। यही रात समाप्त होती है। यहाँ शहर में कुंवर अपने आम चेयर पर बैठा फोन चेक कर रहा होता है। तभी महारानी रमावती यानी कि उसकी माँ वहां पहुंचती है। वाड़ी का क्या हुआ? सागर काम कर रहा है। मैंने उसे 1 और महीने की मोहलत दी है। मुझे लगता है वो ये कर लेगा। जल्द से जल्द इस सौदे को अंजाम दो ताकि उसके पैसों से हमारा काम हो पाए। क्या हम खुद एक बार वहां जाकर देखें? शायद इससे काम भी जल्दी हो जाएगा। रमावती सोफे पर बैठ जाती है। तुम सही कह रहे हो, और वसंत पंचमी भी आने वाली है। वाड़ी की पूजा में हमारा होना जरूरी है। मैं फ्लाइट की टिकट करवा देता हूँ और सागर को भी बता देता हूँ। रमावती सिर हिलाकर सहमति जताती हैं और वहां से चली जाती हैं। दूसरी ओर सागर वाड़ी के गेट पर उस क्लाइंट का इंतजार कर रहा होता है
जिसे उसने पिछली रात कॉल किया था। दिव्या यहाँ दिखाई नहीं देती। पता नहीं कितनी देर लगेगी इनको आने में, और ये दिव्या भी सही टाइम पर गायब हो जाती है। बेचैनी से इंतजार करते हुए सागर एक सफेद कार आते हुए देखता है, क्योंकि वो कार में बैठे व्यक्ति को अपना क्लाइंट समझ लेता है। कार उसके पास रुकती है और वो आदमी का अभिवादन करता है, फिर उसे वाड़ी के अंदर ले जाता है। अंदर सागर और क्लाइंट वाड़ी के हॉलवे से गुजरते हैं और सागर उसे वाड़ी का हर हिस्सा दिखाता है। तो कैसा लगा सर आपको? जगह तो अच्छी है, हम डील कब कर सकते हैं? आप बोले तो कल ही वाड़ी की मालकिन को बुला लेता हूँ, हम ये कल ही कर लेंगे। ओके, आप उन्हें। बीच में क्लाइंट का फोन बजने लगता है। वो सागर को वहीं रुकने का इशारा करता है और कॉल लेने के लिए अंदर चला जाता है। वो एक शीशे के सामने खड़ा होता है। हाँ, डील फाइनल कर दी है मैंने, कल तक पैसे का इंतजाम करना होगा। जब वो बात कर रहा होता है, शीशे में एक किन्नर जैसी आकृति भूतिया चेहरे के साथ दिखाई देती है। शुरू में उसे इसका कोई अंदाजा नहीं होता, लेकिन अचानक वो शीशे की ओर देखता है और जैसे ही वो भूत को पूरी तरह से देखता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। भूत उसकी ओर सीधे देख रही होती है और आदमी पूरी तरह से डर जाता है। कुछ समय बीत जाता है और सागर सीढ़ियों पर सो गया होता है। वो अचानक जागता है और महसूस करता है कि क्लाइंट अभी तक लौट कर नहीं आया। सागर उसे ढूंढने के लिए अंदर जाता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता। वो चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन क्लाइंट कहीं दिखाई नहीं देता। तभी अचानक दिव्या उसके सामने आती है। क्या कर रही हो तुम? कहाँ गायब थी इतनी देर से? अरे तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। दिव्या उसे फोन देती है। ये लो, बात कर लो। कुंवर साहब का कॉल आ रहा था। कुंवर का? लाओ जल्दी दो। सागर फोन लेता है और लिविंग एरिया की ओर जाता है। कुंवर को वापस कॉल करता है। हेलो, हाँ कुंवर साहब, आपने कॉल किया था? एक तो पहले तुम नया फोन खरीद लो। मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, दिव्या फोन ही नहीं उठा रही। सॉरी कुंवर साहब, कहिए, आप कुछ कहने वाले थे? हम आज शाम को वहां पहुंच रहे हैं। कल वाड़ी में बड़ा हवन होगा, बसंत पंचमी की वजह से तैयार रहना। जी जी कुंवर साहब, मैं देख लूंगा। कुंवर कॉल रख देता है। दिव्या, जो सागर के पीछे खड़ी थी, पास आ जाती है। क्या हुआ? कुंवर आज शाम को पहुंच रहा है यहाँ पर। दिव्या की आंखें चमक उठती हैं, जैसे वो इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। ओ हेलो, कहाँ खो गई? कुंवर आ रहा है, कोई खान नहीं? चलो अब। हाँ हाँ, कुछ नहीं, चलो। दोनों वहां से चल देते हैं। रात को कुंवर और रमावती की प्राइवेट जेट लैंड करती है। कुंवर और रमावती विमान से बाहर निकलते हैं और एक अच्छे पोशाक में मैनेजर उन्हें उनकी कार तक ले जाता है। रमावती कार में बैठ जाती है। जैसे ही कुंवर कार में बैठने वाला होता है, मैनेजर उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। कुंवर सिर हिलाता है और कार में कदम रखता है। कार चल पड़ती है। दूसरी ओर सागर अपने घर में होता है। सागर एक कुर्सी पर बैठा होता है, जबकि दिव्या बिस्तर पर बैठी होती है। वैसे ये कुंवर साहब आ गए होंगे ना? हाँ, आ तो गए ही होंगे। क्यों? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। जब से कुंवर के आने की बात की है, तब से तुम बड़ी इंटरेस्टेड हो गई हो उनमें। मुझे छोड़कर उसके साथ बसने का इरादा है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। वाड़ी में रमावती आर्म चेयर पर बैठी होती है। तभी कुंवर 2 कप कॉफी लेकर आता है। वो उन्हें टेबल पर रखता है और उनके सामने बैठ जाता है। सारी तैयारी हो चुकी है। कल के हवन के बाद इस वाड़ी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, और मैंने अपने कुछ दोस्तों को भी बुलाया है जो इस वाड़ी को खरीदना चाहते हैं। लगे हाथ उनसे भी बात कर लूंगा। ठीक है, बस तुम अब ध्यान रखो कि सालों से जो बात हमने पूरे गांव से छुपा रखी है, वो किसी के सामने ना आए, तुम्हारे दोस्तों के सामने भी नहीं, वरना इससे हमारा काम बिगड़ सकता है। कुंवर गहरी सोच में पड़ जाता है।
और वो 12 साल पहले किए गए अपने अपराध को याद करता है। 12 साल पहले राजा विजय सिंह अपने सिंहासन पर बैठे होते हैं, जबकि छमछमी नाम की एक किन्नर उनके सामने प्रदर्शन कर रही होती है। वो राजा के सबसे प्रिय कलाकारों में से एक थी और राजा ने हमेशा उसे सिर्फ एक कलाकार के रूप में ही नहीं बल्कि एक बहन की तरह सराहा था। वाह छमछमी वाह, आज भी तुम वैसी की वैसी ही हो जैसे 23 साल पहले मुझे मिली थी। राजा उठते हैं, अपना सोने का हार उतारते हैं और उसे छमछमी को भेंट करते हैं। वो इसे अपने हाथों में लेकर स्वीकार करती है और उसकी ओर आंसुओं भरी आंखों से देखती है। मैं आपके आदर की आभारी हूँ। मैं वादा करती हूँ मैं हमेशा आपके लिए और आपके साथ रहूंगी। तुम हमारी छोटी बहन जैसी हो। जिस आदर की तुम बात कर रही हो वो तुम्हारा हक है। छमछमी गर्व से राजा की आंखों में देखती है। कुंवर और रमावती लॉफ्ट पर खड़े होकर हॉल की तरफ देखते हैं जहां ये सब हो रहा होता है और वो इस बात को लेकर गुस्से में हैं। कुंवर और रमावती कमरे में कदम रखते हैं। कुंवर जोर से दरवाजा बंद कर देता है। ये क्या माँ, ऐसे तो मामा अपनी सारी जायदाद उस छमछमी के नाम कर देंगे और हमें क्या मिलेगा? इसके लिए हमें कुछ करना होगा। छमछमी को चतुराई से ठिकाने लगाना होगा। पर वो कैसे? छमछमी रात में चुपचाप हॉलवे से चलती है। पूरा महल शांत है क्योंकि सब सो रहे होते हैं। एक मोड़ पर रमावती उसके रास्ते में आ जाती है। छमछमी चौंकती है और एक कदम पीछे हट जाती है। दीदी, आप यहाँ? जैसे ही वो पीछे कदम बढ़ाती है वो कुंवर से टकरा जाती है जो उसके पीछे खड़े होते हैं। क्या करना चाहते हो तुम लोग? दीदी, ये क्या है? रमावती अपने हाथ में एक टैबलेट पकड़े होती है और छमछमी इसे देख लेती है। नहीं, क्या है ये? बिना कोई दया दिखाए कुंवर उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसका मुंह खोलता है। रमावती टैबलेट उसके मुंह में डालती है और उसके जबड़े को बंद कर देती है। माफ करना छमछमी, पर वसीयत की भूख इंसानियत से काफी बड़ी होती है। छमछमी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन कुंवर उस पर हावी हो जाता है। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं, उसकी आंखें पीछे की ओर घूम जाती हैं और उसके मुंह और आंखों से खून बहने लगता है। कुछ समय तक संघर्ष करने के बाद उसकी मौत हो जाती है। कुंवर जैसे ही उसका निर्जीव शरीर फर्श पर फेंकता है, पीछे से उसे एक परिचित की आवाज सुनाई देती है। कुंवर! वो कोई और नहीं बल्कि राजा विजय सिंह था। वो छमछमी की निर्जीव शरीर की ओर दौड़ता है, उसे उठाता है और कसकर गले लगाता है। ये क्या हो गया? बहन उठो, मेरी बातों का जवाब दो। गुस्से से लाल राजा उठता है और कुंवर और रमावती की ओर मुड़ता है। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरी बहन को मार दिया। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। राजा कुछ कर पाता इससे पहले ही कुंवर उसका गला पकड़ता है और उसे दीवार पर पटक देता है। राजा खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। बुड्ढे, ये तेरी वजह से मरी है। तूने ही इसे सिर पर चढ़ा कर रखा था। अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। थोड़ी देर के संघर्ष के बाद राजा की मौत हो जाती है और उसका शरीर छमछमी के पास ढह जाता है। कुंवर और रमावती वहां खड़े रहते हैं और एक दूसरे की ओर देखते हैं। ये सब याद करते हुए कुंवर कुर्सी पर बैठा होता है और रमावती उसे देख रही होती है। क्या हुआ? सोच रहा हूँ इतने पैसों का करेंगे क्या। दोनों हंसते हैं और यही रात समाप्त हो जाती है। अगली रात पूजा की सारी तैयारियां पूरी होती हैं। एक पंडित मंत्र पढ़ रहा होता है और हवन कुंड में आहुति डाल रहा होता है। 2 आटे की पुतलियां जलती आग के सामने रखी होती हैं और पंडित मंत्र पढ़ते हुए
आग की धधकती आवाज के बीच हवन करता है। थोड़ी दूरी पर कुंवर और रमावती बैठते हैं, साथ में कुंवर का दोस्त भी होता है। वाड़ी के सौदे को अंतिम रूप देने के लिए तभी सागर और दिव्या वहां पहुंच जाते हैं। कुंवर सागर की ओर सिर हिलाता है और सागर भी जवाब में सिर हिलाता है। वो अलग खड़े होकर सौदे की औपचारिकता देखते हैं। अचानक दिव्या का व्यवहार अजीब हो जाता है। उसका चेहरा बदल जाता है और उसकी आंखें पीछे की ओर घूम जाती हैं। वो हवन कुंड के पास पंडित की ओर बढ़ती है, उसका गला पकड़ती है और गला घोटने लगती है। उसके लंबे नाखून पंडित की त्वचा में घुस जाते हैं, जिससे उसका गला खून से भीग जाता है और खून आटे की पुतली पर गिर जाता है। पंडित सबके सामने मर जाता है। सागर, कुंवर, रमावती और कुंवर का दोस्त ये भयानक दृश्य देख लेते हैं। सागर डर के मारे चिल्ला उठता है, दिव्या! वो मुड़ती है और जोर से चीखती है, जिससे पूरी जमीन हिल जाती है। सागर देखता है कि उसका चेहरा अब पुरुष जैसे महिला में बदल गया है। एक ही पल में कुंवर और रमावती के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। छमछमी, हाँ, मैं इस दिन का 12 सालों से इंतजार कर रही थी। तुम लोगों ने हर साल मुझे इसी पूजा के जरिए तड़पाया, पर मैं कुछ नहीं कर पाई। मुझे अपने आप को प्रकट करने के लिए सच्चे प्यार की जरूरत थी, जैसा मुझे मेरे भाई से मिला था, और आज वही मुझे इस इंसान से मिला। बस अब बहुत हुआ। आज की रात तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी। ये रात तुम्हारी आखिरी है। छमछमी हवा में उड़ते हुए उन दोनों की ओर बढ़ती है और उनका गला पकड़कर उन्हें दीवार पर दबा देती है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। उनकी आंखों से खून बहने लगता है, जैसे आज से 12 साल पहले उसे और उसके भाई जैसे राजा को मारा गया था। जैसे छमछमी की आंखों से खून बहा था। छमछमी के नाखून रमावती और कुंवर के गले में गड़ते हैं, जैसे कुंवर ने राजा का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतारा था। कुंवर और रमावती लगभग मर चुके होते हैं, सिर्फ हल्की हल्की संघर्ष जैसी हरकतें कर रहे होते हैं। उनके मुंह से खून बह रहा होता है और उनके चेहरे लाल हो चुके होते हैं। वो दोनों मर जाते हैं छमछमी के गला घोटने के कारण। वो उन्हें छोड़ देती है और उनके शरीर एक दूसरे के पास गिर जाते हैं, बिल्कुल 12 साल पहले राजा के साथ हुए उस दृश्य की तरह। छमछमी सागर की ओर आंसू भरी आंखों से देखती है और एक ही पल में उसका चेहरा बदल जाता है। छमछमी गायब हो जाती है। दिव्या बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। सागर उसकी ओर दौड़ता है और उसे कसकर गले लगाता है। 3 दिन बाद सागर बस स्टॉप पर उदास बैठा होता है। तभी दिव्या उसकी ओर आती है। वो अपना हाथ उठाती है और उसके हाथों में सागर का खोया हुआ फोन होता है। ये तुम्हें कैसे मिला? बस मिल गया, इसे खोल लो, शायद तुम्हें जरूरत पड़े। सागर जल्दी से अपना फोन अनलॉक करता है और देखता है कि दिव्या की अनगिनत मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस आए हैं। सभी ये पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है। वो ऊपर देखता है, लेकिन दिव्या वहां नहीं होती। वो चारों ओर बेताबी से ढूंढता है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देती। तभी एक सफेद बस स्टॉप की ओर आती है। चकित कर देने वाली बात यह है कि जो लड़की बस से उतरती है वो कोई और नहीं बल्कि दिव्या होती है, जिसकी आंखें गुस्से से जल रही होती हैं। वो सागर के पास आती है और बिना किसी देर के उसके चेहरे पर एक तेज जोरदार थप्पड़ मार देती है। सागर एक पल के लिए हैरान रह जाता है, लेकिन फिर वो क्या हुआ ये समझ जाता है। वो दिव्या को गले लगाता है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। वाड़ी की तरफ नजर जाती है, जो कल तक एक अशांत जगह थी, आज शांति से भरी है और हर बंधन से मुक्त लग रही